Hi बच्चों, welcome back to the platform of V2 e-learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. So बच्चों अब हम पहुंच चुके हैं locomotion and movement के थर्ड लेक्चर पे. We have already completed all the concepts in the first two lectures of locomotion and movement about the sarcomere, about the sliding filament theory. अब हम चलो आज पढ़ने वाले हैं अपना skeletal system. देखते हैं बॉडी में कितनी हड्डियां हैं और किस किस पार्ट में कितनी कितनी हड्डियां हैं, वो सारा कुछ हमने आज करना है. So let's start with the skeletal system of humans. अब skeletal system की बात कर रहे हैं तो आपको पता है ये जो human skeleton है, बच्चों आपको हमेशा से बताया मैंने, zoology में क्वेश्चन कभी सिर्फ एक चैप्टर से नहीं आता, सब कुछ कनेक्टेड है. पूरी ह्यूमन बॉडी, सारे सिस्टम्स कनेक्टेड है तो क्वेश्चंस भी सारे चैप्टर से मिक्स करके आते हैं. तो अगर आप याद करो तो स्केलेटन की सबसे पहले बात हमने कहां पे की थी, हमने टिश्यूज में इसकी बात की थी कि हमारे पास एक स्केलेटल सिस्टम है और ये स्केलेटल सिस्टम एक्चुअल में कौन सा टिश्यू था, याद करो, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशलाइज्ड और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू. स्पेशलाइज्ड या स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, ये हमने याद है. जब भी हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते थे तब हम मैट्रिक्स सेल्स और फाइबर्स की बात करते थे, ये भी हमें पता है. वहीं पे आपको बताया था बेटा, एक बार याद करो कि स्केलेटल सिस्टम का अपनी बॉडी में फंक्शन क्या है. बच्चे हमारे अंदर जो ये बोन्स का कंकाल चल रहा है, एक जो ढांचा बना हुआ है, अगर वो बोन्स का ढांचा ना होता तो हम तो आलू के बोरे की तरह ढह जाते. ये सारी हमारी टिश्यूज, हमारी स्किन, हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन्स है वो टिकते कहां, तो सब कुछ इस ढांचे पे टिका हुआ है. यानी कि ये जो स्केलेटल सिस्टम है ये काम क्या करता है बेटा, हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक ढांचा प्रोवाइड करता है जिसमें सब कुछ टिका हुआ है. इसकी वजह से हमारा ये पोस्चर मेंटेन्ड है. ये ना होता तो हम आलू के बोरे की तरह ढह जाते. तो हमारा पोस्चर किसने मेंटेन करके रखा है, हमारे स्केलेटल सिस्टम ने. और क्या काम करता है स्केलेटल सिस्टम, यानी हड्डियों का सिस्टम. तो अगर ये हड्डियां हैं तभी तो ये मूवमेंट्स हो रही है. माना कि ये मूवमेंट मसल की वजह से हो रही है, पर मूवमेंट तो हड्डियों की हो रही है ना, ये हम चल रहे हैं, हमारी हड्डियां ही तो मूव कर रही हैं, तो यानी ये सारी मूवमेंट हड्डियों की वजह से हो रही है. तो ये हमें मूवमेंट करा के देता है. मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए हमारा स्केलेटल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है. और उसके अलावा बेटा जितने भी हमारे सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, हमारा लंग्स, हार्ट, किडनी, सब कुछ इस स्केलेटन के, इस कंकाल के अंदर है, इस ढांचे के अंदर है. यानी कि हमको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है. एकदम से गिरे तो सीधे किडनी पे चोट नहीं लग जाएगी, सीधे यहाँ पे बैक पे किडनी जहां पे रखी हुई है वहां चोट नहीं लग जाएगी. पहले वो चोट कहां पे आएगी, हड्डियों पे आएगी, जो कि बहुत मजबूत है. यानी कि हमको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है. तो अपना स्केलेटल सिस्टम बेटा, जो कि स्केलेटन है ह्यूमन का, हमारा जो ढांचा है, बोन्स का सिस्टम है, वो सबसे पहले तो कनेक्टिव टिश्यू है. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में इसको रखते हैं, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में रखते हैं. स्केलेटन बनाता है बॉडी का, हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, हमारा पोस्चर मेंटेन करता है, हमारी मूवमेंट इसकी वजह से होती है और प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है. और बेटा एक और बात अगर आपको याद हो तो हमारा स्केलेटल सिस्टम बना किस चीज का है. तो आप बोलोगे मम्मी कैसा ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, बोन्स का ही तो बना है. तो मान गई बोन्स का बना है, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो. पर बेटा एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख के दी आपको, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारा स्केलेटल सिस्टम बोन्स प्लस कार्टिलेज का बना है. तो अगर आपको ऑप्शन मिलती है तो आप बोन्स और कार्टिलेज को सेलेक्ट करोगे. ये बात बेटा एनसीईआरटी ने लिख के दी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नॉट ओनली बोन्स एंड कार्टिलेज आर फॉर्मिंग द स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी. हाँ, हालांकि हम इसमें मेनली अब पढ़ेंगे कि कहां पे कितनी बोन्स हैं, बोन का स्ट्रक्चर कैसा है. तो अब हमको जब पूरे ह्यूमन स्केलेटन में बोन्स की ही बात करनी है तो एक बार आ जाओ फटाफट से बोन का स्ट्रक्चर रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है. अब हम करने वाले स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बोन. अब तुमको अगेन कनेक्टिव टिश्यू के लेक्चर में अच्छे से बोन के स्ट्रक्चर को बताया हुआ है, तो एक बारी रिकैप करते हैं उसको. यहां पे भी उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बोन्स के, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मसल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मस्कुलर टिश्यू के, बोन के स्ट्रक्चर के, और उसके अलावा स्केलेटल सिस्टम, सार्कोमियर, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एंड डिसऑर्डर्स, जॉइंट्स, इन सबके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है. तो एक बारी बोन का स्ट्रक्चर रिवाइज करते हैं. देखो बेटा कुछ ऐसी सी बोन बनाई थी हमने,
ये तो तुमको पता ही है, ठीक है। और इस बोन के बीच में बेटा हमने एक ऐसे कैविटी भी बनाई थी, याद करो, चलो बना ली, ठीक है। याद करो इस कैविटी के अंदर तुमने ऐसे कुछ एडिपोज टिश्यू भरा था। कौन सा टिश्यू भरा था बेटा? एडिपोज टिश्यू भरा था। जब हमने एडिपोज टिश्यू किया था तो उसमें एग्जांपल भी लिखी थी येलो बोन मैरो, याद करो, येलो कलर से बना भी दिया है मैंने, ठीक है। तो ये बीच में तुमने क्या भरा है? बीच में तुमने भरा है बेटा, बीच में हमने भरा है यहाँ पे एडिपोज टिश्यू। बेटा एडिपोज टिश्यू होता क्या है? फैट टिश्यू ही तो होता है, रिजर्वायर का ही तो काम करता है। ये सब हम एडिपोज टिश्यू में पढ़ चुके हैं। एडिपोज टिश्यू ये जो बीच में भरा हुआ है बेटा, इसी को कहते हैं येलो बोन मैरो। क्या कहते हैं? येलो बोन मैरो। तो लिख दिया येलो बोन मैरो, ठीक है। ये हो गई हमारी येलो बोन मैरो। बोन मैरो बोन मैरो आप सुनते रहते हो। अब आ जाओ रेड बोन मैरो सुनते हो। ये रेड बोन मैरो कहाँ है? इस हिस्से में है बेटा। रेड बोन मैरो दोनों साइड्स में है। एक तो इधर पे रेड बोन मैरो है, तो इधर बना दी रेड बोन मैरो। एक बेटा इधर पे रेड बोन मैरो है, तो इधर भी बना दी रेड बोन मैरो। इसी बात को अपन लिख लेंगे। लिखो ये क्या है? रेड बोन मैरो है। ये क्या है? रेड बोन मैरो। तो आपने भी देखा कि बोन के दोनों साइड्स में तो रेड बोन मैरो है और बीच की एक कैविटी है जिसमें एडिपोज टिश्यू यानी कि येलो बोन मैरो भरा हुआ है। बोन के पार्ट्स का नाम याद करो बेटा। हमने साइड के पार्ट्स को एपीफाइसिस कहा था। दिस वाज एपीफाइसिस। और ये वाला भी क्या था बेटा? एपीफाइसिस था, ठीक है। और बीच में हमने क्या याद किया था? याद करो, डायाफाइसिस किया था। क्या हमने वहीं पे डायाफाइसिस को शाफ्ट भी लिखा था? बिल्कुल लिखा था। डायाफाइसिस को हमने शाफ्ट लिखा था कि बोन की मेन बॉडी ये है और साइड्स में क्या है? एपीफाइसिस है। बच्चे एपीफाइसिस वाला जो पार्ट होता है ना, एपीफाइसिस के अंदर आपने दो टर्म सुनी होंगी, कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन। तो एपीफाइसिस के अंदर आपको स्पॉन्जी बोन मिलती है। यहाँ पे जो बोन होती है दैट इज स्पॉन्जी बोन, और डायाफाइसिस में बीच में जो बोन होती है दैट इज कॉम्पैक्ट बोन। तो दोनों साइड्स में बेटा स्पॉन्जी बोन है और बीच में कॉम्पैक्ट बोन है। अब तुमने सुना होगा कि बोन मैरो में ब्लड फॉर्मेशन होती है। ब्लड फॉर्मेशन मतलब ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन। ब्लड के लिए तुम टर्म यूज करते हो हीमो, और फॉर्मेशन मतलब होता है पोइसिस। इसीलिए तुम कहते हो बोन मैरो में हीमोपोइसिस होता है। हीमोपोइसिस होता है का क्या मतलब? ब्लड की फॉर्मेशन होती है, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। वो कौन सी बोन मैरो में होती है बेटा? वो होती है रेड बोन मैरो में। दिस रेड बोन मैरो इज द साइट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, इज द साइट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं बेटा इसको? ब्लड फॉर्मेशन का साइट है, इसलिए हम कहते हैं इट इज द साइट ऑफ हीमोपोइसिस। हीमो मतलब ब्लड, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, सो दिस इज द साइट ऑफ हीमोपोइसिस। तो रेड बोन मैरो इज द साइट ऑफ हीमोपोइसिस। कौन कौन सा हीमोपोइसिस, कौन सी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करता है? आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। सो इट इज द साइट ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन एंड डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन। आरबीसी को तुम क्या कहते हो? एरिथ्रोसाइट कहते हो। इसीलिए मैंने इसके अंदर लिख दिया एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रो वर्ड आया है आरबीसी के एरिथ्रोसाइट वर्ड से, और पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, मतलब एरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी की फॉर्मेशन हो रही है। और एक लिख दिया बेटा ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस, ल्यूको कहां से है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का ही नाम है, तो पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। सो इस रेड बोन मैरो में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन होती है, यानी एरिथ्रोपोइसिस और ल्यूकोपोइसिस होता है। यानी कि हम कहते हैं ब्लड सेल्स बन रही है, इसलिए हमने कह दिया हीमोपोइसिस होती है। और ध्यान करो, एक और बात याद दिलाई थी तुमको, यहाँ पे हमने जब बोन किया था तो हमने वहां पे भी किया था कि किडनी एक हार्मोन बनाती है एरिथ्रोपोइटिन, दैट इज हेल्पिंग इन एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस में एरिथ्रोपोइटिन हेल्प करता है यहाँ पे हीमोपोइसिस के टाइम पे। आपने जब वो लेक्चर लगाया होगा तो आपने अपने नोट्स में लिखा होगा, ठीक है। तो फिर इस बोन मैरो का क्या काम है बेटा? दिस इज द साइट ऑफ, it is the site of emergency hemopoiesis, emergency hemopoiesis, ठीक है।
इमरजेंसी हीमोपोइसिस मतलब क्या बेटा, मान लो एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया बहुत ज्यादा और उतना ब्लड यहां से कॉम्पेंसेट नहीं हो पा रहा, तो वो बेटा ये जो येलो बोन मैरो है वो येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होती है, डायरेक्ट नहीं बनाती, ध्यान रखना, डायरेक्ट ब्लड फॉर्मेशन नहीं करती, ये येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होती है, फिर रेड बोन मैरो हीमोपोइसिस यानी एरिथ्रोपोइसिस और ल्यूकोपोइसिस करती है। तो ये तो हो गया येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो। येलो बोन मैरो में आपने कर लिया कि वो इमरजेंसी हीमोपोइसिस में हेल्प करती है और रेड बोन मैरो में हीमोपोइसिस में एरिथ्रोपोइसिस और ल्यूकोपोइसिस होता है। इसके अलावा आपने किया स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन, दोनों साइड स्पॉन्जी बोन होंगी, बीच में कॉम्पैक्ट बोन होगी। और इसके अलावा आपने क्या किया, एपिफाइसिस और डायाफाइसिस। यहाँ एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच बीच में एक प्लेट होती है बेटा, इसको मेटाफाइसिस कहते हैं। दिस इज मेटाफाइसिस, ठीक है। तो एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस और बीच में डायाफाइसिस एंड द स्पॉन्जी बोन एंड कॉम्पैक्ट बोन। इसके अलावा आपने इसकी लेयर्स का नाम लिखा था क्या, ये जो बाहर वाली थी इसको आपने क्या कहा था, याद करो, पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम। और ये जो अंदर वाली थी इसको आपने कहा था एंडोस्टियम, एंडोस्टियम। ऑस्टियम, ऑस्टियन, ये सब वर्ड हम बोन से रिलेटेड यूज करते हैं। तो पेरिओस्टियम है ये वाला और एंडोस्टियम है बेटा ये वाला, ठीक है। और याद करो कि हमने इसी के बीच में तो किया था कि सारा मैट्रिक्स, फाइबर, सेल प्रेजेंट है, यहीं पे तो प्रेजेंट है बेटा। ये जो बोन की सेल्स है यहां बीच में ही प्रेजेंट है, ये रही बोन की सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स हैं यहाँ पे रखी हुई है ऑस्टियोसाइट। और इसी का हमने डिटेल्ड स्ट्रक्चर भी किया था, ऑस्टियोजेनाइटर सेल, ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ऑस्टियोसाइट्स किए थे, ऑस्टियोक्लास्ट किए थे। यहीं पे हमने लैमेला बनाया था जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता था मैट्रिक्स के। यहीं पे हमने लैक्यूना, कैनालिक्यूलाई किया था। यहीं पे हमने ऑस्टियोसाइट के स्टार शेप के बारे में समझा था और इनको हमने बड़े अच्छे से अरेंज करके हैवर्शियन सिस्टम बनाया था इस बोन के अंदर, जो कि मैमेलियन बोन का कैरेक्टरिस्टिक होता है। और हैवर्शियन सिस्टम में हमने बीच में हैवर्शियन कैनाल लगाई थी, दो हैवर्शियन कैनाल को वोकमैन कैनाल से जोड़ा था। ये सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है। इफ यू आर नॉट क्लियर विद द टॉपिक, गो थ्रू द लेक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और उसमें बोन का स्ट्रक्चर अच्छे से सीख लीजिए कि इस बीच की जो हमने डिटेल की थी वो क्या क्या है, वो वहां पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हो गया एक बेसिक फिर से बोन का रिकैप कि आपने क्या क्या बोन में जानना था। अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर ह्यूमन स्केलेटन पे, ठीक है। स्टार्ट करें बेटा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम से। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या करता है और उसकी हड्डी का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो तो हमने पढ़ा। अब हम करते हैं कि हमारा स्केलेटल सिस्टम कितनी हड्डियों का बना है। तो बेटा हमारे पास टोटल कितनी हड्डियां हैं, 206। हमेशा से पढ़ते हो कि 206 हड्डियां हैं, अनटिल एंड अनलेस किसी ने आपको मार के आपकी हड्डियां तोड़ दी हो एक आध, है ना। तो 206 हड्डियां हैं हमारे पास। हमने क्या किया बेटा, इस पूरी 206 हड्डियों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी हमने अपने पूरे स्केलेटन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को हमने बोला बेटा एक्सियल स्केलेटन, एक का नाम रखा एक्सियल स्केलेटन और दूसरे का नाम रखा अपेंडिक्यूलर स्केलेटन, दूसरे का नाम रखा अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। देखो नाम से तुमको समझ में आ जाएगा किसकी बात कर रहे हैं। एक्सियल वर्ड आया है एक्सिस से, जो बॉडी की बीच की एक्सिस पे हो। तो बीच की एक्सिस पे क्या क्या है, तुमको ये सब हजारों डायग्राम से याद नहीं करना है, क्लास में ही याद हो जाएगा। बस दिमाग से अपनी बॉडी में याद करते जाइए, ठीक है। टोटल आपके पास 206 हड्डियां हैं। मेरी बॉडी के बीच में जो एक्सिस है उसमें जितनी हड्डियां मैं उसको एक्सियल स्केलेटन में रखूंगी और जितनी हड्डियों ने मेरी बॉडी के अपेंडेजेस बनाए हैं, अपेंडेजेस मतलब क्या, हाथ पैर, फोर लिम्स, हाइंड लिम्स, उनको मैं इधर अपेंडिकुलर स्केलेटन में रखूंगी, ठीक है। अब बेटा एक्सियल स्केलेटन में आपके पास होती है 80 हड्डियां, 80 हड्डियां। तो 206 में से 80 बीच में गई तो हाथ पैर वाले अपेंडेजेस वाले पार्ट में कितनी बच गई, 126 हड्डियां, ठीक है। 126 हड्डियां हो गई यहाँ पे, सिंपल। तो 80 और 126 तो समझ में आ गया। अब देखो बीच में क्या क्या होगा। बीच के एक्सिस में सबसे पहले तो आपका ये सर रखा हुआ है, पूरी की पूरी खोपड़ी, पूरे स्कल की बात कर रहे हैं हम। ये जो पूरा पार्ट है, सिर्फ ये नहीं, ये पूरा बेटा, तो इसको हम कहते हैं स्कल। तो इसके अंदर सबसे पहला पार्ट आता है स्कल।
एक्शियल में देखो क्या क्या रख सकते हो, स्कल रख सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या रखोगे बेटा, ये एक्सिस पे ये आगे का स्टर्नम भी है, एक हड्डी होती है, ये हमने रख दिया स्टर्नम, स्टर्नम, ठीक है। और क्या रख सकते हो बेटा, ये सेंट्रल एक्सिस पे ही तो रीढ़ की हड्डी भी है, पीछे सेंटर पे ही है, तो सेंट्रल एक्सिस पे तो एक्शियल में आ गया वर्टिब्रल कॉलम। रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। तो हमने इधर क्या रख दिया, वर्टिब्रल कॉलम रख दिया। अब क्या बचा, ये रिब्स बचे, ये वाले रिब्स जो ऐसे ऐसे रिब्स चल रहे हैं, वो भी आगे से और पीछे से सेंट्रल एक्सिस को टच कर रहे हैं, तो हमने उसको भी एक्शियल स्केलेटन के अंदर रखा है, तो हमने रख दिया इधर रिब्स, ठीक है। ये 4 पार्ट्स हो गए। अब 80 हड्डियों को बांट दो इन सब में। बेटा रिब्स आपके पास 12 पेयर्स होती हैं, आपको याद होगा, नहीं है तो अभी ये भी याद करो, इसको बाद में नहीं लेके जानेंगे, हम पढ़ेंगे याद करेंगे, साथ साथ अपनी कॉपी में नोट्स बनाते जाइए और रखते जाइए, दिमाग में बैठाते जाइए। आपके पास 12 पेयर्स रिब्स हैं। अगर 12 पेयर्स हैं तो अगर कोई काउंटिंग में पूछे तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 24 हड्डियां हो गई, ठीक है। रिब्स में 24 हड्डियां हो गई। पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियां हैं, वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डियां हैं। ये स्टर्नम आपके पास सिर्फ एक है, तो ये एक हड्डी हो गई। बचा कितना, अब स्कल में आपके पास इस 80 में से बच गया 29 बोन्स, 29 हड्डियां, ठीक है। तो ये स्कल में आपने रख दी 29 बोन्स, इस पूरे में, सिर्फ वेस्ट में नहीं, सिर्फ क्रेनियम में नहीं, ये पूरे स्कल में आपके पास 29 बोन्स हैं। अब ये आपने एक्शियल स्केलेटन किया, अब इधर आ जाओ अपेंडिकुलर में। अपेंडिकुलर में क्या क्या रखना है, एक तो हाथ पैर रखने बेटा, उसके अलावा ये जोड़ भी रखने हैं, ये जो कंधे का जोड़ बना हुआ ये बोन्स से हाथ लगे हुए हैं, ऐसे ही नीचे हिप गर्डल है जिसमें पैर लगे हुए हैं, तो उन गर्डल्स को भी अपन किधर रखेंगे, हाथ पैर, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो हाथ पैर इधर आएंगे और हाथ पैर जहां पे जुड़े हुए हैं उनको गर्डल्स कहते हैं, वो भी हड्डियां इधर अपेंडिकुलर स्केलेटन में आएंगी। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपके पास 2 चीजें हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपके पास 2 चीजें हैं। एक तो हो गया बेटा गर्डल्स, यानी हाथ और पैर जहां पे जुड़े हुए हैं, और दूसरे आगे बेटा अपेंडेजेस, अपेंडेजेस, ठीक है। अपेंडेजेस के अंदर क्या क्या आता है, अपेंडेजेस के अंदर ऑफ कोर्स आर्म्स आएंगे, हाथ आएंगे दोनों, और दोनों पैर आएंगे। बेटा आपके एक एक हाथ में 30-30 हड्डियां, एक एक पैर में 30-30 हड्डियां, 30-30 60 हो गए, यानी आर्म्स में 30 + 30 हो गया 60 बोन्स, और पैर में भी 30 + 30 यानी 60, यानी कि 30 + 30 हो गया 60 बोन्स, ठीक है। अब कितने बच गए, 60 120 हो गए, बच गई सिर्फ 6 हड्डियां। तो अगर गर्डल्स पूछे तो 6 हड्डियां, लेकिन उसमें ऊपर का गर्डल अलग है, नीचे का गर्डल अलग है, तो दोनों गर्डल का नाम लिखो, दोनों गर्डल्स का नाम लिखो, ठीक है। क्या होगा, जो ऊपर वाला गर्डल है उसको कहोगे शोल्डर गर्डल, जहां पे हाथ जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया शोल्डर गर्डल, ठीक है। और नीचे वाला जो गर्डल है जहां पैर जुड़े हैं, दैट इज हिप गर्डल। तो बेटा आपके शोल्डर गर्डल में ऊपर पूरे गर्डल में 4 हड्डियां हैं, 2 इधर 2 इधर, यानी एक हाफ में 2, एक हाफ में 2, ठीक है। इस हाफ में 2, इस हाफ में 2, टोटल कितने हो गए ऊपर 4, तो यहाँ पे 4 हड्डियां हैं। जबकि बेटा आपसे 2 हड्डियां बच रही हैं, यानी आपके हिप गर्डल में सिर्फ 2 हड्डियां हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, सो 2 बोन्स। तो ये होता है आपके स्केलेटन का क्लासिफिकेशन। टोटल अपने पास 206 हड्डियां हैं, उसमें हमारी बॉडी के एक्सिस पे 80 हड्डियां हैं, एक्सिस पे ये स्कल आता है जिसमें 29 बोन्स हैं, स्टर्नम आती है जो कि सिंगल है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम आती है उसमें 26 हड्डियां हैं, और ये रिब्स आती हैं जो कि पेयर्स में तो 12 हैं, टोटल 24 हड्डियां हो गई। फिर आते हैं दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अपेंडिकुलर स्केलेटन में पूछे तो 126 हड्डियां हैं, जिसमें आपके दोनों हाथ, दोनों पैर, और हाथ और पैर का जोड़ जहां पे है गर्डल बोन्स आती हैं, ठीक है। गर्डल अगर हाथ पैर अपने याद रखने सीधा 30 हो गए, टोटल चारों में पूछेगा तो 120 बताओगे, दोनों हाथ में पूछेगा 60 बताओगे, एक हाथ में पूछेगा 30 बताओगे। ऐसे ही फिर बच गई 6 गर्डल्स में। टोटल गर्डल में पूछेगा तो 6 हड्डियां होंगी, उसमें से ऊपर के गर्डल में टोटल 4 हड्डियां हैं, एक हाफ में पूछेगा तो 2 हड्डियां हैं, ठीक है। ये कैसे प्रेजेंट है, 2 + 2 के फॉर्म में, 2 इधर 2 इधर, ओके। ऐसे बेटा हिप गर्डल में 2 हड्डियां हैं टोटल, लेकिन एक हाफ में पूछेगा तो 1 हड्डियां, 1 + 1,
ठीक है, एक पैर की साइड पे एक पैर की साइड पे, और ऐसे करके आपका बन जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये हो गया आपका बेसिक क्लासिफिकेशन। अब हम एक एक करके चलेंगे सबके ऊपर, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्कल से, ठीक है। स्कल में देखो बहुत सारी चीजें हैं। एक्शियल स्केलेटन, फिर से एक बार रिवाइज कर लो क्या क्या करना है। एक्शियल स्केलेटन, एक स्केलेटन उठाते हैं, पहला पार्ट ये वाला एक्शियल स्केलेटन वाला। तो एक्शियल स्केलेटन में याद करो हमने क्या क्या करना है। एक तो हमने करना है बेटा लिख लिख के ही याद भी करते रहेंगे, लिख के याद करने से ज्यादा देर तक मेमोरी रहती है, ठीक है। तो एक्शियल स्केलेटन में पहला अपने पास क्या है, स्कल। बेटा कितनी हड्डियां, जस्ट अ सेकेंड, यस, स्कल है, और उसके अलावा एक्सिस पे स्टर्नम है, एक्सिस पे बेटा वर्टिब्रल कॉलम है, और एक्सिस पे ही क्या है, रिब्स हैं। एक्शियल स्केलेटन में टोटल हड्डियां थी 80 को हमने डिवाइड किया इधर 29, ये हो गई 1, ये हो गई 26, और ये हो गई 24, यानी कि 12 पेयर्स। अब स्कल में देखो क्या क्या है, ये तो हो गया सारा कुछ। अब स्कल में आते हैं कि स्कल में क्या क्या चीजें हैं। देखो बेटा ये जो पूरा पार्ट है आपका स्कल है, स्कल में आपका फेस भी है, फेस पे भी कई सारी बोन्स है, ये बोन है, ये बोन है, ये बोन है, ये सब बोन्स है, ठीक है। तो एक तो फेशियल बोन्स हो गई। दूसरा बेटा आपका दिमाग भी रखा हुआ है इसके अंदर। जो दिमाग रखा हुआ है उसको भी हमने प्रॉपर कवरिंग के अंदर रखा है, बोन्स के ढांचे के अंदर रखा है, ताकि इतना सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन है उसको कोई हार्म ना हो। तो वो जो डब्बा है दिमाग का डब्बा, उसको ही कहते हैं ब्रेन बॉक्स, उसी को कहते हैं क्रेनियम। तो ये क्रेनियम भी तो आपका स्कल में ही आ गया। इसके अलावा बेटा आपके कान के अंदर जो 3 हड्डियां हैं वो भी किधर आ गई, स्कल में आ गई। उसके अलावा बेटा आपकी ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी के जस्ट नीचे भी एक हड्डी रखी हुई है, वो भी किस में आ गई, स्कल में आ गई। तो स्कल में देखो आपने क्या क्या करना है। स्कल के 29 बोन्स को डिवाइड करेंगे अपन 4 पार्ट्स में। एक तो अपने ने कर दिया बेटा क्रेनियम, यानी ब्रेन बॉक्स, दिमाग के ऊपर दिमाग का कवर जितनी हड्डियों ने बनाया है, ये होती है बेटा 8, ठीक है। आपके दिमाग का कवर 8 हड्डियों का बना हुआ है। दूसरा हो फेशियल बोन्स, आपके फेस पे जो बोन्स हैं, फेशियल बोन्स। बेटा इस 29 में से 14 हड्डियां तो फेशियल बोन्स हैं, ठीक है। इस स्कल में 14 फेशियल बोन्स हैं। एक होती है बेटा ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स मतलब ईयर की बोन्स। तो टोटल तो 6 है, बाकी एक कान में 3 है, एक कान में 3 है, तो ये 6 इधर आ गई, 3 इधर 3 इधर। और एक जो सिंगल बोन मैं आपको कह रही हूं, दैट इज हाइयोइड बोन। हाइयोइड बोन ये सिंगल होती है बेटा, ये बेचारी सिंगल है आपकी तरह, ठीक है। तो हाइयोइड बोन हो गई एक। अब हमने देखा 29 बोन्स हो गई, 8 ब्रेन का डब्बा, 14 हमारे फेस पे है, 3 यानी टोटल 6 हमारे कानों के अंदर है, और एक हो गई हाइयोइड बोन। अब एक एक करके इन बोन्स को करते हैं, स्कल से स्टार्ट करते हैं। वी हैव स्टार्टेड विद एक्चुअल स्केलेटन, जिसमें हम पहला स्कल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्कल का ये डायग्राम आपने देखा है एनसीईआरटी में। हम जैसे हमेशा करते हैं कि खुद से पढ़ते हैं, सीखते हैं, अपना डायग्राम बनाते हैं, बिकॉज हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। खुद से बना के खुद से लिखेंगे तो चीजें ज्यादा देर तक रिटेन रहती है, लंबे टाइम तक अच्छी मेमोरी होती है। फिर हम एनसीईआरटी का डायग्राम एक बार रिवाइज करेंगे कि एनसीईआरटी ने हमको क्या क्या लिख के दिया, बिकॉज एनसीईआरटी का एवरी डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ लेट्स कम टू द क्रेनियम। स्कल में स्टार्ट किया है पहले पार्ट से, उसमें पहला क्रेनियम ले रहे हैं बेटा। आ जाओ, देखो बेटा क्रेनियम में अभी किया कि ये स्कल का हिस्सा है, ये पूरा तो स्कल है, उसमें ये जो ब्रेन बॉक्स है क्रेनियम, उसकी बात कर रहे हैं। तो क्रेनियम क्या है बच्चे, क्रेनियम इज ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स है, दिमाग का डब्बा है, और इसमें टोटल कितनी हड्डियां हैं, 8। टोटल कितनी हड्डियां हैं, 8। कौन कौन सी हैं, ये आपको हजारों डायग्राम देख के इधर उधर से याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हड्डियों के नाम और नंबर आपको ध्यान रखने हैं। तो अब अपने ना बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट करना छोड़िए, ये टॉप व्यू देख रहे हैं, फ्रंट व्यू देख रहे हैं, ये समझने की कोशिश करें, वो सब। अभी आपको डॉक्टर नहीं बनना है, अभी पहले आपको एंट्री लेनी है, फिर वहां पे आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा डॉक्टर बनने के लिए। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर रखा करिए कि हमको इस वक्त उतना पढ़ना है जिससे हमको मेडिकल कॉलेज में एंट्री मिल जाए। अभी डॉक्टर बनने की कोशिश मत करिए सीधा सीधा, टाइम बहुत कम है आपके पास, ठीक है। तो अभी हम क्रेनियम से स्टार्ट करते हैं और सीधा सीधा यहीं पे याद करते जाइए। क्रेनियम में 8 हड्डियां, 8 हड्डी अपने साथ देखते जाओ तुम्हारे दिमाग में कहां कहां पे कौन कौन सी हड्डी है। सबसे पहली ये जो आगे है फ्रंट में, फ्रंटल बोन कितनी, 1।
2-3 बार करेंगे, टेंशन मत लो। यहां पे आगे जो पेरीफेरी पे 2 बोन्स है पैराइटल। टेम्पोरल वर्ड तुम सुनते हो कान के लिए, यहां पे 2 हड्डियां हैं कान के पीछे, टेम्पोरल, और सबसे पीछे एक है ऑक्सीपिटल। फिर से करो साथ साथ में, यहीं पे रटो। एक हो गई फ्रंटल, ये ऊपर हो गई 2 पैराइटल, कान के पीछे हो गई 2 टेम्पोरल, और यहां पे पीछे एक हो गई ऑक्सीपिटल। फिर से करेंगे, फ्रंटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑक्सीपिटल 1। बस इसको लिख लो साथ में, आ जाओ। क्रेनियम में क्या क्या बोन्स करी? सबसे पहले की फ्रंटल, कितनी? 1। फिर लिखी पैराइटल, कितनी? 2। फिर लिखी टेम्पोरल, कितनी? 2, दोनों कान के पीछे। और फिर लिखी ऑक्सीपिटल जो कि पीछे साइड पे है, 1। ठीक है, अब देखो कितनी हड्डियां हो गई? 6 हड्डियां हो गई, 2 अभी भी बची हैं। 2 हड्डियां ऊपर से आपको नहीं दिख रही, ये जो दिमाग का जो बेस आएगा, इस डब्बे का जो बेस आएगा बीच में कहीं पे, जहां पे आपका दिमाग यहां कहीं रखा है, ठीक है, तो उसका जो बेस आएगा वहां पे 2 हड्डियां हैं। कौन कौन सी? एक होती है बेटा एथमॉइड बोन, एथमॉइड बोन ये भी एक होती है, और उसके अलावा एक होती है बेटा स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन ये भी एक होती है। ये हो गई टोटल आपकी क्रेनियम की 8 हड्डियां। तो सबसे पहले तो क्रेनियम में 8 हड्डियां होती है, एक फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, एक ऑक्सीपिटल, एक एथमॉइड और एक स्फेनॉइड, हो गई 8 हड्डियां। अब देखो इसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछते हैं वो समझो। ये जो स्फेनॉइड बोन होती है बेटा, ये बटरफ्लाई शेप की होती है। पहला क्वेश्चन, बटरफ्लाई शेप की होती है, ठीक है, एक ये बात कर ली। ये जो हड्डी बेस पे दोनों रखी है, इसमें से जो स्फेनॉइड बोन है बेटा, ये बाकी 7 हड्डियों को टच करती है। स्फेनॉइड बोन टचेज ऑल अदर 7 बोन्स, टचेज अदर 7 बोन्स, और बेटा इसीलिए बाकी 7 हड्डियों को ये अकेला टच करती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कीस्टोन ऑफ क्रेनियम। क्या कहते हैं? कीस्टोन ऑफ क्रेनियम, क्रेनियम का कीस्टोन कहते हैं इसको, ठीक है। ये एक बात हो गई। ये 2 चीजें आपको स्फेनॉइड के बारे में याद रखनी है। अब एक और बात देखो बेटा, बहुत ही सिंपल सी है। ये आपका ब्रेन है, ये सेरिब्रम बना दिया, ये उसके अंदर डायनसेफेलॉन रखा है, ये मिड ब्रेन बना दिया, ये पॉन्स बना दिया, ये मेडुला बना दिया, ये सेरिबेलम बना दिया। इस दिमाग को ही तो आपने प्रोटेक्ट करने के लिए डब्बे के अंदर रखा है। ये लो, यही तो है क्रेनियम। ये क्रेनियम बना दिया, ब्रेन बॉक्स जिसके अंदर दिमाग महफूज है, ठीक है। यही ब्रेन का टिश्यू जब बाहर निकलता है तो क्या बनाता है? स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। तो इस डब्बे में कहीं पे तो एक होल करना पड़ेगा ना, जिसमें से ये टिश्यू बाहर निकलेगा। तो ये किस बोन में होता है? यहां से स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकल रही है, तो यहां पे कौन सी बोन थी? ऑक्सीपिटल। तो जब ऑक्सीपिटल ऐसे अंदर जाती है तो उसमें एक होल होता है, ठीक है। ऑक्सीपिटल वाले में एक होल होता है, दिस इज, इसको कहते हैं ऑक्सीपिटल फोरामेन। This is called as occipital foramen, ठीक है। फोरामेन मतलब होता है होल, इसी होल से बाहर निकलता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्या करता है ये होल? इसी होल से बाहर निकलता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये होल किस वाली बोन में है? ऑक्सीपिटल बोन में है, ठीक है। ऑक्सीपिटल बोन में एक फोरामेन यानी कि होल प्रेजेंट है। डन है, ये एक बात हो गई। उसके अलावा आपको इसमें से एज सच कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। आपको अपने क्रेनियम के बारे में इतनी चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फेशियल बोन्स पे आ जाओ। फेशियल बोन्स भी साथ साथ ऐसे ही याद करेंगे। फेशियल बोन्स में पहले बताओ कितनी हड्डियां? फेशियल बोन भी स्कल का पार्ट है, इसमें टोटल 14 हड्डियां। 14 को हमें बांटना है। पहले तो देखो फेस पे क्या क्या बोन्स हैं। एक ये तुम्हारी ये लोअर जॉ है जिससे जॉ लाइन बन रही है, ये जो जॉ लाइन बन रही है पूरी एक हड्डी है, एक ये हो गई। 2 हड्डियां यहाँ में बेटा अपर जॉ में, 2 हड्डियां तुम्हारे चीक्स पे हैं। फिर घूम के आओ, अपन नीचे से ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो एक हड्डी यहाँ हो गई, 2 हड्डियां यहाँ हो गई, एक लोअर जॉ में, 2 अपर जॉ में, 2 तुम्हारे चीक्स पे। जब तुम घूम के आए तो तुम्हारे आंखों के यहाँ पे अंदर अंदर भी छोटी छोटी 2 हड्डियां हैं, ठीक है। उसके बाद तुम थोड़ा आगे बढ़े तो तुम्हारे नाक पे इधर और इधर ये एक हड्डी नहीं है, 2 है, एक इधर है एक इधर है। नेजल बोन्स कह दो इसको। बेटा तुम्हारे नाक के बीच में जो नेजल सेप्टम है, उस सेप्टम में भी हड्डी है। अब तुम बोलोगे मैम आप तो गजब ही करते हो, एक बार तो हमें बताया था वहां पे हाइलिन
कार्टिलेज होता है? अब आज कह रहे हो बोन है, तो बोन है कि कार्टिलेज है, क्लियर कर दो। तो बेटा ये जो नेजल सेप्टम होता है उसमें थोड़ा पार्ट कार्टिलेज का होता है, थोड़ा आपके पार्ट नेजल सेप्टम का बोन का होता है। तो जो कार्टिलेज वाला पार्ट है दैट इज ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, वो बिल्कुल सही बात है। और ये हम फेशियल बोन में कर रहे हैं उसका बोन वाला पार्ट। तो नेजल सेप्टम में भी एक बोन है, ठीक है। उसके अलावा बेटा ये जो नाक के अंदर का सरफेस है, हम नहीं चाहते कि एयर एकदम से अंदर चली जाए, हम चाहते हैं थोड़ा उबड़ खाबड़ सा उसका रास्ता हो कि वो थोड़ी देर के लिए वहां टिकेगी, तभी तो थोड़ा थोड़ा उसमें से डस्ट ज्यादा ट्रैप हो पाएगा, उसका टेम्परेचर हम अपने बॉडी टेम्परेचर पे ला पाएंगे इस वजह से। तो वो उबड़ खाबड़ सरफेस करने में थोड़ा बहुत रोल निभाता है एक कॉनके नाम का बोन। तो नाक के अंदर भी दो छोटी छोटी बोन्स है, किधर है किधर, उनको हम कहते हैं इंफीरियर कॉनके। ये मैं भी आपको लिखवाऊंगी, ठीक है। ये हो गया, इतनी बोन्स को अपन लिखेंगे, ठीक है, इतनी बोन्स को अपन लिखेंगे। तो तुम देखो पहले कि इनके नाम क्या क्या है। फेशियल बोन्स में 14 बोन बनाने हैं आपको, उसके नाम कर रहे हैं। एक होता है बेटा मैंडिबल, एक बोन का नाम है मैंडिबल। तुम बस साथ साथ लिखते जाओ, मैं तुमको क्लास में याद करा दूंगी कहां पे कौन सी बोन है। दूसरी बोन का नाम होता है बेटा मैक्सिला, ठीक है। एक बोन होती है उसका नाम होता है जाइगोमैटिक बोन, जाइगोमैटिक बोन, ठीक है। अगली बोन पे आओ, उसका नाम है लेक्राइमल बोन। एक और बोन का नाम लिखो बेटा नेजल बोन, लेक्राइमल बोन, नेजल बोन। एक और बोन का नाम लिखेंगे वोमर। अगली बोन का नाम लिखिए इंफीरियर कॉनके, इंफीरियर कॉनके। और एक बोन का नाम लिखिए बेटा पैलेटाइन बोन, पैलेटाइन बोन। चलो अब लाइन से करेंगे वैसे ही जैसे किया था, नीचे से ऊपर स्टार्ट करेंगे। ये जो लोअर जॉ पे एक बोन है दैट इज मैंडिबल, ये जो अपर जॉ पे दो बोन है दैट इज मैक्सिला। तो एक मैंडिबल दो मैक्सिला। ये जो चीक पे बोन्स हैं दैट इज जाइगोमैटिक, तो दो जाइगोमैटिक हो गई। घूम क्या है, लेक्राइमल वर्ड से समझो ना, लेक्राइमल ग्लैंड, लेक्राइमल ग्लैंड कहते हैं टीयर ग्लैंड को, तो वो तो आंखों के पास ही होगा। तो यहां पे जो दो बोन्स हैं दैट इज लेक्राइमल बोन। ये दो हो गई नेजल बोन। नेजल सेप्टम में जो लगी है उसका नाम है वोमर। नाक के अंदर जो है दैट इज इंफीरियर कॉनके। और फिर इतना करोगे तो दो हड्डियां भी बच गई, टोटल 12 हुए। तो ये दो कहां पे है बेटा, पैलेट में। पैलेट याद करो, तालू को कहते थे, बकल कैविटी के रूफ को कहते थे, छत को कहते थे। उसमें भी तुम्हें याद करो, तुमने किया था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि जो ऊपर वाला रूफ होता है बकल कैविटी का, उसमें पीछे का हिस्सा तो सॉफ्ट है, आगे का हार्ड है। हार्ड वाला हिस्सा यानी हार्ड पैलेट, हार्ड क्यों है, हड्डियों की वजह से। तो वहां पे दो हड्डियां हैं बेटा, पैलेटाइन बोन्स। चलो फिर से करेंगे। ये लोअर जॉ पे एक हड्डी यानी एक मैंडिबल कहां पे प्रेजेंट है बेटा, लोअर जॉ पे, यही जॉ लाइन बनाता है, ठीक है। ये जो मैंडिबल है ये आपकी पूरी फेशियल बोन का सबसे बड़ा बोन है। तो ये छोटी सी है, ये भी छोटी सी है, कॉनके छोटी सी है, ये दोनों भी दो हो गए, ये भी छोटी छोटी है, पर ये पूरी यहां से लेके यहां तक चल रही है। तो ये सबसे बड़ी बोन है आपकी फेशियल बोन्स में से। मैक्सिला अपर जॉ पे बेटा दो बोन्स हैं। ये कितनी बोन्स हैं, दो। कहां पे प्रेजेंट है, अपर जॉ पे, अपर जॉ पे, ठीक है। फिर आओ जाइगोमैटिक, ये चीक पे कितनी, दो, दो चीक्स हैं तो दो जाइगोमैटिक बोन्स कहां पे है, चीक पे, दीज आर चीक बोन्स, ठीक है। फिर आए लेक्राइमल बोन। लेक्राइमल बोन भी कितनी होगी, दो, क्योंकि आंखें दो हैं, दोनों साइड पे होगा। तो ये कहां पे है, आईज के पास, टियर ग्लैंड, लेक्राइमल ग्लैंड या टियर ग्लैंड से याद रखो, लेक्राइमल और टियर ग्लैंड से याद रखो, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेजल बोन, एक इधर एक इधर, तो ये भी हो गई दो। वोमर कहां पे, बीच में, सेप्टम में है। ये प्रेजेंट है बेटा एक नेजल सेप्टम में, नेजल सेप्टम में, बीच की दीवार में। इंफीरियर कॉनके भी कितने हैं, दो, ये भी कहां पे है, नोज में, ठीक है। और फिर आते हैं पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन भी है बेटा दो, ऊपर गए ना 14 हुई, 12 हुई, तो ये पैलेटाइन बोन कितनी है, दो। अब ये जो दो पैलेटाइन बोन है ये कहां पे प्रेजेंट है, पैलेट में। पैलेट क्या होता है, रूफ ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी की छत, जिसको आप हिंदी में तालू कहते हो। पैलेट कौन सा वाला, हार्ड पैलेट। पैलेट का भी हार्ड पैलेट जो आगे की साइड है, ऑफ कोर्स पीछे का सॉफ्ट है, वहां हड्डी तो नहीं होगी, तो हार्ड पैलेट में होती है, ठीक है।
तो ये हो गई आपके बेटा एक मैंडिबल, 2 मैक्सिला, 2 जाइगोमेटिक, 2 लेक्राइमल, 2 नेजल बोन, एक बीच में वोमर, 2 इंफीरियर कॉर्न के अंदर और 2 पैलेटाइन बोन। ये आपकी हो गई फेस की 14 हड्डियां। अब इसमें देखो कुछ कुछ बातें जो तुमको नोटिस करनी है, वो क्या क्या है बेटा। आप देखोगे तो नाक में ही 5 हड्डियां हो गई। देखो 5 बोन्स हो गई, 2 तो हो गई ये नेजल बोन, एक बीच में वोमर और 2 इंफीरियर कॉर्न के, तो 5 बोन्स इन नोज। फेशियल बोन में से 5 बोन तो ये छोटी सी नाक के पास ही है, ठीक है, तो 5 बोन हो गई नाक में, ठीक है। ये इंफीरियर कॉर्न के का काम आपको पता चल गया, सरफेस को नॉन स्मूथ बनाती है, नॉन स्मूथ बनाती है ताकि एयर थोड़ी देर के लिए वहां टिके। बेटा आप कहीं कहीं पे वर्ड पढ़ सकते हो जैसे कि सुपीरियर कॉर्न के, मिडिल कॉर्न के, इंफीरियर कॉर्न के, तो वो क्या होता है, वो भी नाक के अंदर सरफेस को नॉन स्मूथ ही बना रहे हैं, पर वो जो सुपीरियर और मिडिल कॉर्न के ना वो किसी और हड्डी का ही निकला हुआ हिस्सा है, इसलिए हम उसको अलग हड्डी के फॉर्म में नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो इंफीरियर कॉर्न के है ये अलग सी हड्डी है, इसलिए हमने इसको पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, इंफीरियर वर्ड इज इंपॉर्टेंट। अगर अलग से आपको फेशियल बोन में पूछे तो इंफीरियर कॉर्न के ही आप काउंट करोगे। अब जो बेटा आपका ये जो पैलेट होता है ना, हार्ड पैलेट, तालू ये जो पैलेट होता है ये टोटल तो 4 हड्डियों से बना होता है, इसके पास टोटल 4 बोन्स होती हैं। अब ये 4 बोन्स कहां से आती हैं, ये जो मैक्सिला की बोन है वो भी अंदर जाके उसमें कंट्रीब्यूट करती है, ये जो मैक्सिला की बोन है ये भी पैलेट में कंट्रीब्यूट करती है। तो इस 4 में से तो 2 तो मैक्सिला की ही हैं और 2 अलग से हैं, कौन सी, पैलेटाइन बोन्स। तो हम अलग से तो पैलेटाइन वाली पढ़ेंगे क्योंकि मैक्सिला को तो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है, ये रहा, ठीक है। तो इतनी बातें आई थिंक दैट्स इनफ फॉर फेशियल बोन्स, इतना ही आपको पूछा जा सकता है इसमें। पैलेटाइन 4 बोन का बना होता है, हार्ड पैलेट याद रखना, पूरे नाक में 5 बोन्स है ये याद रखना, सेप्टम में वोमर है, ट्रायंगल शेप की होगी ऑफ कोर्स, है ना। इंफीरियर कॉर्न का काम है सरफेस को नॉन स्मूथ रखना, बाकी आपकी 14 हड्डियों में फॉर फेशियल बोन, ठीक है। तो हमने कर लिया क्रेनियम और फेशियल बोन। अब आते हैं 2 और पार्ट बच रहे हैं, कौन से, ईयर ऑसिकल्स। थर्ड पार्ट कौन सा है बेटा, ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स मतलब ईयर बोन्स, ठीक है। अब एक कान में 3 है, एक कान में 3 है, तो 3 + 3 के फॉर्म में है, टोटल 6 होते हैं ये ईयर ऑसिकल्स, ठीक है, 6 बोन्स, 3 + 3 बोन्स, है ना। ये 3 हटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए कि इधर 3 क्या लिखा है, ये ईयर ऑसिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बेटा ईयर ऑसिकल्स में एक साइड पे 3 हड्डियां बढ़ लो, दोनों साइड पे फॉलो हो जाएगा। कौन सी 3 बोन्स है, एक का नाम है मेलियस, दूसरे का नाम है इनकस और तीसरे का नाम है स्टेपस। तीनों एक एक होती है, एक मेलियस, एक इनकस, एक स्टेपस, ठीक है, तीनों एक एक हड्डी होती हैं। इसमें से जो बेटा मेलियस है वो हैमर शेप की होती है, हथौड़े के शेप की होती है। इनकस बेटा एनुअल शेप की होती है और स्टेपस स्टिरअप शेप की होती है, ठीक है। ये शेप्स इंपॉर्टेंट है, शेप्स में क्वेश्चन पूछता है, तो ये याद कर लिया। अब तुमको पता है ऐसे थोड़ा सा आइडिया ले लो, बाद में डिटेल में पढ़ोगे आप। ये ऐसे अपना ईयर पिन्ना है, उसके बाद ये पूरी कैनाल चल रही है, ठीक है, ऑडिटरी कैनाल चल रही है। ये जो ऑडिटरी कैनाल चल रही है बेटा, ये एक्सटर्नल ईयर यहाँ पे मान लो खत्म हुआ, फिर यहाँ पे प्रेजेंट है ईयर ड्रम, कान का पर्दा, उसके बाद आता है बेटा ये मिडिल ईयर और उसके बाद अंदर प्रेजेंट होता है इनर ईयर, दिस इज इनर ईयर, ठीक है। कॉकलिया वगैरह यहाँ पे होते हैं, सेमिल्यूनर कैनाल्स इधर होती हैं, ये हम डिटेल्स बाद में करेंगे। अभी हम बोन्स के बारे में करते हैं। बेटा ये जो आउटर ईयर खत्म होता है उसके बाद ये जो मिडिल ईयर वाला हिस्सा है, यहीं पे ये तीनों बोन्स होती हैं, पहली मेलियस, दूसरी इनकस और तीसरी स्टेपस, ठीक है। बेटा जब हम ये बोन्स बनाते हैं तो हमको ऐसा पता चलता है, ठीक है, मान लो प्रॉपर शेप है इनके, अभी हमने ऐसे समझने के लिए बनाया, तो ये हो गई बेटा मेलियस, फिर इनकस और फिर स्टेपस। क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछता है, मेलियस, इनकस, स्टेपस कहां पे प्रेजेंट है, मिडिल ईयर में प्रेजेंट है। यहां तक आउटर ईयर है, यहां से इनर ईयर है, बीच में मिडिल ईयर है, तो मिडिल ईयर में प्रेजेंट है। कितनी बोन्स है एक साइड पे, 3, उनको ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। मेलियस, इनकस, स्टेपस और इनकी शेप्स पूछता है। अब बेटा आप ध्यान देना कि आपको इधर से इधर का सीक्वेंस पूछ रहा है तो मेलियस, इनकस,
स्टेपस हो जाएगा। इनर से आउटर का पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा स्टेपस, इनकस और मेलियस। ईयर ड्रम के सबसे पास पूछेगा तो मेलियस, इनर ईयर के सबसे पास पूछेगा तो स्टेपस। इसमें से जो स्टेपस बोन होती है बेटा, ये आपकी पूरी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन है। दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी, पूरी बॉडी की बेटा स्मॉलेस्ट बोन है। और इसी से जो मसल लगी होती है स्टेपलियस मसल, वो आपकी बॉडी की स्मॉलेस्ट मसल है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, स्टेपस इज द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ योर बॉडी। प्लस वन मोर थिंग कि जब आप इधर से इधर जाते हो, मेलियस से इनकस से स्टेपस, तो बाहर से सारा फ्रीक्वेंसी लिया हमने, यहां से होते हुए गया मेलियस पे टकराया, मेलियस से टकराते टकराते इनकस पे आया, इनकस ने जाके स्टेपस को टकरा दिया और उसने इनर ईयर को दे दिया। तो जब हम इधर से इधर जाते हैं बेटा, तो इनका साइज डिक्रीज करता है। मेलियस से इनकस से स्टेपस तक जाते जाते बोन्स का साइज छोटा होता जाता है। बेटा बोन्स का साइज छोटा हो रहा है तो जितनी फ्रीक्वेंसी आई बड़ी बोन पे टकराई, उसने वो सारी फ्रीक्वेंसी थोड़ी छोटी बोन पे टकरा दी, उसने भी वो सारी फ्रीक्वेंसी उससे भी छोटी बोन पे टकरा दी जो कि इनर ईयर में खुल रही है। तो ये जो ईयर ऑसिकल्स हैं, इससे जाते जाते उस फ्रीक्वेंसी बड़ी मेनी फोल्ड्स बढ़ जाती है। यानी कि इनका काम होता है, फंक्शन होता है साउंड का एम्प्लीफिकेशन करना। We call it amplification of sound, एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड। जो साउंड फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसको मेनी फोल्ड्स बढ़ा देती है ये, क्योंकि उतनी ही एनर्जी अब छोटी बोन पे टकरा रही है, ठीक है। सो एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड करता है इधर से इधर जाने पे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मेलियस से इनकस स्टेपस में जाने में एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड होता है। This much is all about the ear ossicles। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं पूछेगा। बाकी डिटेल्ड चैप्टर ईयर का, डिटेल्ड लेक्चर ईयर का हम करेंगे नर्वस सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट कम ऑन टू द वन मोर बोन दैट वी हैव, हाइयोइड बोन। एक और बोन का नाम लिखा था हमने, हाइयोइड बोन। देखो तीन बातें याद रखनी है इसके बारे में। हाइयोइड बोन पहले तो सिंगल बोन है, इसकी शेप यू शेप होती है बेटा, यू शेप्ड की बोन है, इंपॉर्टेंट। बेस ऑफ ओरल कैविटी पे रखी हुई है, बेस ऑफ ओरल कैविटी और बकल कैविटी पे रखी हुई है। ये बात बेटा एनसीईआरटी ने लिखी है, इसको आप ध्यान रखोगे कि जो हाइयोइड बोन है ये बेस ऑफ ओरल कैविटी पे, बेस ऑफ बकल कैविटी पे, ठीक है। बेटा आपकी बॉडी की ये इकलौती ऐसी बोन है जो किसी और बोन से नहीं जुड़ी हुई, ये इकलौती ऐसी बोन है जो किसी और बोन से नहीं जुड़ी हुई। इज नॉट attached to any other bone, किसी और हड्डी से नहीं जुड़ी हुई। तो कर क्या रही है भाई बेटा, इट इज attached to टंग। आगे टंग का बाहर वाला हिस्सा ये पीछे जाके कहीं तो जुड़ रहा होगा, तो ये पीछे जाके हाइयोइड बोन पे जुड़ता है। तो तुम बोलोगे अभी तो मैम आपने बोला इट इज नॉट अटैच्ड टू एनी अदर बोन। हाँ बोन से नहीं जुड़ा है बेटा, टंग से जुड़ा है। और टंग तो क्या है, आपकी मर्जी से मूव करता है, इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये मसल है, आपकी मर्जी से मूव करता है, इसलिए ये स्केलेटल मसल है, ठीक है। तो ये जो हाइयोइड बोन है यू शेप की है, बेस पे रखी है, टंग का पीछे वाला पार्ट जाके उसी पे अटैच्ड है। टंग एक स्केलेटल मसल है और वो जो यू शेप की बोन है वो किसी और हड्डी से नहीं जुड़ी हुई है। इतनी बातें आपको याद रखनी है हाइयोइड बोन के बारे में, दैट्स इट। अब एक बारी देख लो यहाँ पे स्कल का स्ट्रक्चर जो हमने एनसीईआरटी का लिया था, प्लस हम ये भी देख लेते हैं कि हमने स्कल में क्या क्या किया था। देखो एक्चुअल स्केलेटन में 80 हड्डियां थी, जिसमें से हमने पहला पार्ट उठाया स्कल, फिर हमने पढ़ा है क्रेनियम की 8 हड्डियां, फेशियल बोन की 14 हड्डियां, ईयर ऑसिकल्स की 3 हड्डियां और हाइयोइड बोन जो अकेले है, ठीक है। फिर हमने ये स्ट्रक्चर देखा, देखो एक बार रिवाइज कर लो फिर ये स्ट्रक्चर बताती हूँ। क्रेनियम में 8 हड्डियां थी, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, और उसके अलावा बेस पे थी एथमॉइड और स्फेनॉइड। स्फेनॉइड होती है कीस्टोन ऑफ क्रेनियम एंड इट इज ऑफ बटरफ्लाई शेप। नेक्स्ट ऑफ फेशियल बोन पे मैंडिबल, मैक्सिला, जाइगोमैटिक, लेक्राइमल, नेसल, वोमर, इंफीरियर कॉनके, और ऊपर हैं 2 पैलेटाइन बोन्स, हो गई थी 14 हड्डियां, ठीक है। उसके बाद हम आए थे ईयर ऑसिकल्स में, मेलियस, इनकस, स्टेपस। बाहर से अंदर जाएंगे तो स्टेपस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी, और बाहर से अंदर जाते वक्त साइज डिक्रीज करता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी मैनीफोल्ड्स बढ़ जाती है। फिर आ जाओ हाइयोइड, दैट इज ऑफ यू शेप, बेस पे रखी हुई है ओरल कैविटी के, बकल कैविटी के, और वो किसी और हड्डी से नहीं जुड़ी हुई। वो क्या करती है, टंग को अटैच करती है। अब आइए ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं।
एनसीईआरटी ने जो जो लेबलिंग कर रखी है उसको एक बार मार्क कर लेते हैं। सही, ठीक है। एनसीईआरटी ने पूरा स्कल दिखा रखा है आपको, तो स्कल में सब कुछ आता है, क्रेनियम, फेशियल बोन, हायोइड एंड आपका ईयर ऑसिकल्स। देखो इसने क्या क्या दिखा रखा है, इसने तो ये देखो बेटा कान के पास टेम्पोरल बोन दिखा रखा है, ये कान के पास हो गई टेम्पोरल बोन, जो आपने दो तो किए, इसने साइड व्यू लिया तो एक इधर है, ठीक है। उसके अलावा ये इसने ऊपर बेटा पैराइटल बोन दिखा रखा है, जो आपने यहाँ किए, तो ये भी दो हो गए, तो पैराइटल बोन अपने पास दो है, टेम्पोरल बोन अपने पास दो है, ठीक है। ऊपर देखो आगे की साइड इसने फ्रंटल बोन दिखा रखा है, ये अपने पास एक है, ठीक है। ये देखो पीछे ऑक्सीपिटल बोन दिखा रखा है, ये भी अपने पास एक है, तो ये आगे हो गई एक फ्रंटल, पीछे हो गई एक ऑक्सीपिटल, और दोनों साइड में पैराइटल और दोनों साइड में टेम्पोरल। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको स्फिनोइड बोन दिख रही है, एनसीईआरटी में ही मेंशन कर लो, दिस इज बटरफ्लाई शेप, ये बटरफ्लाई शेप की होती है। और दूसरी क्या बात याद की हमने इसके बारे में, एक तो बटरफ्लाई शेप होती है और दूसरा की स्टोन ऑफ क्रेनियम है, नॉट स्कल, इट इज द की स्टोन ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है, ब्रेन बॉक्स का की स्टोन है, क्योंकि सबको टच करता है। और एक हो गई बेटा एथमोइड बोन, ये एथमोइड बोन आपको ऐसे थोड़े थोड़े से दिख रही है, सो दिस इज वन, ये हो गई 8 क्रेनियम की बोन्स। उसके बाद इन्होंने कुछ फेशियल बोन्स दिखाई हैं, वो देखो, ये देखो आंखों के पास लेक्राइमल बोन दिखाई है, 2 होती है, नेजल बोन दिखाई है, वो भी 2 होती है, जाइगोमैटिक यहाँ वाली चीक बोन्स को दिखाया है, ये भी 2 होती है, चीक बोन होती है, जाइगोमैटिक इज चीक बोन, ठीक है। उसके बाद मैक्सिला दिखाया है, ये अपर जॉ पे साइड से दिखाया है इसलिए एक दिख रही है, ये भी 2 होती है, अपर जॉ, मैक्सिला अपर जॉ की बोन को कहते हैं। फिर ये नीचे इन्होंने मैंडिबल दिखाया, ये एक ही होती है बेटा, ये एक बोन है, आपके फेशियल बोन्स की सबसे बड़ी बोन है, जॉ लाइन बनाती है, ठीक है। उसके अलावा देखो इन्होंने यहाँ पे हायोइड दिखाया, ये रहा हायोइड, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, आ जाओ, दिस इज हायोइड, देखो यू शेप की है हायोइड, पहले तो सिंगल है, यू शेप की है, और देख पा रहे हो बेस ऑफ बकल कैविटी पे रखी है, यहाँ पे बकल कैविटी होगी इसके बेस पे रखी है, और बेटा यहाँ पे अगर मान लो ऐसे टंग है तो वो पीछे साइड आके इससे अटैच करता है, ठीक है, पीछे साइड आके अटैच करता है टंग, मुंह के अंदर टंग होगा, टंग एक स्केलेटल मसल है और वो पीछे से आके इस पे अटैच करती है, ठीक है। तो हायोइड बोन यू शेप की है, बेस पे रखी है और किसी और हड्डी से नहीं जुड़ी हुई। इसके अलावा ईयर ऑसिकल्स होते हैं जो इस डायग्राम में नहीं बनाया हुआ है। तो इतनी बोन्स आपने जो एनसीईआरटी में लेबलिंग की हुई है वो तो आपको ढंग से एनसीईआरटी के लेवल के साथ याद करनी ही करनी है, क्योंकि बेटा ध्यान रखना कि जब भी डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी के डायग्राम को ही उठा के आते हैं, तो एनसीईआरटी के डायग्राम को बार बार देखो, उसकी लेबलिंग को बार बार ध्यान में रखते हो, ठीक है। एक कोई चीज इन्होंने यहाँ पे दिखाई है बेटा, देखो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, ये कुछ ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक बारी कर लो कि ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल क्या होता है। बेटा ये देखो यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन होगी कहीं तुम्हारे सबसे लास्ट में, है ना, ये कहीं पे ऑक्सीपिटल बोन होगी, जो लास्ट में ऑक्सीपिटल बोन होगी। बेटा ऑक्सीपिटल बोन में ऐसे 2 पार्ट्स निकले हुए, अलग हड्डियां नहीं है, उसी में से प्रोसेस निकला हुआ है, उसी हड्डी का टुकड़ा बाहर निकला हुआ है, ठीक है, अलग बोन नहीं है, ध्यान रखना। तो ऐसे 2 कॉन्डाइल्स निकले होते हैं, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो ऑक्सीपिटल बोन में ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स निकले होते हैं, इन्हीं को कॉन्डाइल्स कहते हैं, ऑक्सीपिटल बोन से निकले इसलिए हमने उसको ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कह दिया। तो कितने कॉन्डाइल निकले हमारे पास, 2, इन ह्यूमंस 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं। और इसीलिए बेटा ये जो हमारा स्कल है, ये पूरा का पूरा जो खोपड़ी वाला पार्ट है वो हम कहते हैं 2 कॉन्डाइल्स पे रखा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीपिटल बोन लास्ट में है और उसी में 2 कॉन्डाइल्स निकले हुए जो ऑक्सीपिटल बोन का ही हिस्सा है, तो ऐसा लगता है ये स्कल उसके ऊपर रखा हुआ है। इसीलिए ह्यूमन का जो स्कल है बेटा दैट इज डाइकॉन्डाइलिक, हमारा स्कल डाइकॉन्डाइलिक होता है, 2 कॉन्डाइल्स हैं। या बाद में करोगे किसमें कितने कितने होते हैं, तो यहाँ पे ह्यूमन में याद रखना हम जो हैं हमारे पास डाइकॉन्डाइलिक स्कल है बेटा, डाइकॉन्डाइलिक स्कल, 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल हैं जो ऑक्सीपिटल बोन से निकल रहे हैं, ठीक है। ये एक और बात होगी जो आपको ध्यान रखनी है, दिस इज ऑल अबाउट द स्कल का पार्ट। अब अपन बढ़ते हैं एक्शियल स्केलेटन की अगली हड्डी पे, स्टर्नम पे आ जाओ। एक्शियल स्केलेटन की अगली हड्डी पे कुछ भी नहीं करना है, इसमें एक तो स्टर्नम बनानी है, एक ही तो हड्डी होती है ये, है ना, एक ही है। देखो कैसे बनती है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बना लो और ये एक बना लो ऐसे, ठीक है, और नीचे में एक प्रोसेस दिखा दो।
बेटा पहली बात, ये एक ही हड्डी है, ठीक है। इसी हड्डी का जो सर है इसको मैंने मैनुब्रियम कह दिया। इस एक हड्डी के ही सर का नाम मैंने मैनुब्रियम रख दिया। इसको मैंने कह दिया ये इस हड्डी का मेन बॉडी है। और ये जो नीचे निकला हुआ पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज ज़ीफॉइड प्रोसेस। ज़ीफॉइड प्रोसेस, मेरी बात समझना बेटा, प्रोसेस क्या होता है, कोई फ्लैट बोन हो उसमें से उसी हड्डी का थोड़ा पार्ट किसी और डायरेक्शन में बाहर निकला हो ना, तो उसको ज़ीफॉइड, उसको प्रोसेस कहते हैं। उसी हड्डी का प्रोसेस होता है ये। कोई मान लो फ्लैट बोन है, इसी में से हम कुछ टुकड़ा बाहर निकाल दें इस हड्डी का, कोई अलग हड्डी नहीं है बेटा, ध्यान रखना, तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। वैसे बेटा ये जो स्टर्नम है ये एक फ्लैट बोन है और इसके एंड पे ऐसे एक टुकड़ा उसी हड्डी का बाहर निकला हुआ है और उसका नाम है ज़ीफॉइड प्रोसेस। तो ये ज़ीफॉइड प्रोसेस नाम याद रखना, क्योंकि आपको और भी प्रोसेसेस मिलेंगे अभी, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है अलग अलग प्रोसेसेस में। दिस इज ज़ीफॉइड प्रोसेस और ये हो गई आपकी स्टर्नम। दैट्स इट। स्टर्नम को ही ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं बिकॉज ये बीच में होती है। दैट्स। नेक्स्ट आ जाओ वर्टिब्रल कॉलम पे। वर्टिब्रल कॉलम पे आते हैं। देखो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितनी हड्डियां की है तुमने? 26 हड्डियां की है टोटल। पहले बच्चा बनाते हैं। देखो ये बच्चा पैदा हुआ तो कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है। तो बच्चा जब पैदा होता है बेटा, तो तुमने ध्यान दिया है वो कुछ ऐसे सा ही होता है, ऐसे करके तो पैदा होता है, यानी उसकी वर्टिब्रल कॉलम कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। ये उसकी वर्टिब्रल कॉलम कुछ इस टाइप की होती है, रीढ़ की हड्डी। अब बेटा ये जो वर्टिब्रल कॉलम इस टाइप के, इसको तुम इधर से देखो, इधर से देखो तो पूरी की पूरी कॉनकेव दिखाई दे रही है, पूरी की पूरी कॉनकेव दिखा रही है, तो ऑल कॉनकेव, पूरी की पूरी कॉनकेव है, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा, बच्चा धीरे धीरे जब हम उसको लेटाते हैं वो अपनी गर्दन मूव करता है। गर्दन मूव करता है बेटा, तो यहाँ पे एक कर्व बनेगा, यहाँ पे पहला कर्व बनेगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही है, ऐसे ही है। उसके बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे बैठना शुरू करता है। जब बैठना शुरू करता है तो कमर के मूवमेंट से बेटा यहाँ पे उसके एक कर्व बनता है, यहाँ पे, और फिर ऐसे ही है। यानी टोटल अब अपने पास 4 कर्व होते हैं बाद में। इसको यहां से इरेज कर देती हूँ, ये आपको समझाने के लिए था, अलग से बना देती हूँ। बाद में कैसा होता है बेटा, देखो बाद में होता है ऐसे गर्दन का कर्व, फिर ऐसे ही रहता है, फिर कमर का कर्व, फिर ऐसे ही रहता है। तो बाद में ऐसा हुआ कि जब हमने बच्चे को इधर से देखा तो 2 तो बेटा कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स हो गए। ये 2 कैसे हो गए बेटा, इधर से देखने पे कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स कर्वेचर्स हैं 2, और 2 कैसे हैं बेटा, कॉनकेव। ये दोनों कॉनकेव है। तो अब फाइनली हमारे पास क्या है, 2 कॉन्वेक्स सरफेस है, 2 कॉनकेव सरफेस है, अगर हम इधर से देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे जितनी हड्डियां होंगी उनको सर्वाइकल बोन्स कहते हैं, सर्वाइकल बोन्स। यहाँ की हड्डियों को सर्वाइकल बोन्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट वाले पार्ट को, गर्दन वाले पार्ट को हमने कहा सर्वाइकल बोन। फिर नेक्स्ट जो बैक में आता है दैट आर कॉल्ड एज थोरैसिक बोन्स, थोरैसिक बोन्स। फिर नेक्स्ट जो कमर पे पार्ट आता है इस वाले कर्व में दैट इज कॉल्ड एज लंबर बोन्स। और उसके बाद ये वाला कहलाता है सैक्रल कर्व। अगर कर्व लिखोगे तो ये है सर्वाइकल कर्व, ये है थोरैसिक कर्व, ये है आपका लंबर कर्व, और ये है आपका सैक्रल कर्व। तो बेटा इसमें सर्वाइकल बोन्स होती है, इसमें थोरैसिक बोन होती है, इसमें लंबर बोन्स होती है, और इसमें सैक्रल बोन्स होती हैं, ठीक है, सैक्रल बोन्स होते हैं। अब इनका नंबर देखो, इनको हम कैसे लिख रहे हैं बेटा, गर्दन में C7 होती है, 7 बोन्स होती हैं। फिर बैक में आओ नेक्स्ट पे थोरैसिक वाले पार्ट में, थोरैसिक कर्व के अंदर जो थोरैसिक बोन्स हैं वो बेटा 12 होती है, ठीक है। फिर कमर पे आओ, लंबर वाले कॉन्वेक्स वाले कर्वेचर में लंबर के अंदर बेटा 5 बोन्स होती हैं, ठीक है, C7, T12, L5। ये जो सेक्रल कर्व है बेटा, सेक्रल कर्व है जो कि कॉनकेव है, उसके अंदर बेटा एक तो सेक्रल बोन होती है और एक कॉक्सीजियल नाम की बोन होती है। ये हो गया सर्वाइकल कर्व में, ये हो गया थोरैसिक कर्व में, ये हो गया लंबर कर्व में, और ये 2 हड्डियां हो गई सेक्रल कर्व में। और टोटल हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, C7, T12, L5, S1, C1। सो दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार दे दो इसको, ठीक है। C7T12L5S1C1, इसमें से C तो सर्वाइकल बोन्स हो गई, T थोरैसिक बोन्स हो गई, L लंबर बोन्स हो गई, S क्या है बेटा, सेक्रल बोन हो गई, सेक्रल बोन, और C है बेटा कॉक्सीजियल बोन, कॉक्सीजियल बोन, ठीक है। अब आओ एनसीईआरटी का डायग्राम में देख लो साथ में, एनसीईआरटी का डायग्राम, सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी है 7, थोरैसिक वर्टिब्रा कितनी है 12, ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रा 7, थोरैसिक वर्टिब्रा 12, लंबर वर्टिब्रा 5, सेक्रम देखो ये रही 1, और ये लास्ट में एक रही कॉक्सिक्स 1, दिस इज कॉक्सीजियल बोन। बेटा ये जो सेक्रम होती है ये पान के पत्ते के शेप की होती है, देखो ये ऐसे बड़ी सी आपको दिखाई दे रही है, पान के पत्ते के शेप की होती है ये, ठीक है। और उसके बाद ये जो कॉक्सीजियल बोन होती है इसी को आप टेल बोन कहते हो, जो कि अपने में वेस्टिजियल है, अपने में कोई रोल प्ले नहीं कर रही, ठीक है। टेल बोन इसी को कहते हैं, कॉक्सीजियल बोन को। तो ये हो गया, ये तो अपनी बात हो गई। C7T12L5S1C1 करके 26 हड्डियां बना ली हमने अपनी बॉडी में, 4 कर्व्स बनाए, उसके अंदर इतनी इतनी हड्डियां रख दी। सर्वाइकल कर्व के अंदर जो कि कॉन्वेक्स है सर्वाइकल बोन्स, थोरैसिक कर्व के अंदर जो कि कॉन्केव है थोरैसिक बोन्स, लंबर कर्व के अंदर जो कि कॉन्वेक्स है लंबर बोन्स, और सेक्रल कर्व के अंदर जो कि कॉन्केव है उसके अंदर सेक्रल और कॉक्सीजियल यानी कि सेक्रल और टेल बोन, ठीक है। ये हमने कर लिया। बट बेटा जब हम फीटस थे, जब हम पैदा नहीं हुए थे, पैदा होने से पहले ये बोन्स का नंबर थोड़ा सा अलग था, ठीक है। पैदा होने के पहले ये बोन्स का नंबर थोड़ा सा अलग था। क्या था? ये जो बच्चा है बेटा इसके सॉरी बच्चा नहीं, पैदा होने से पहले आ जाओ, फीटल लाइफ में लिखो, फीटस में बेटा, फीटल लाइफ में भ्रूण के अंदर 33 वर्टिब्रा होते हैं, 33 वर्टिब्रा, ठीक है। ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है इसकी बोन्स को ही वर्टिब्रा कहते हैं। ये जो 26 बोन्स है तो हम बोलेंगे 26 वर्टिब्रा है, 26 वर्टिब्रा है। तो जो फीटस होता है बेटा उसके अंदर 33 वर्टिब्रा होता है। तो ध्यान देना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अपना पूछ रहा है, बर्थ के बाद पूछ रहा है या पहले पूछ रहा है। तो बर्थ के पहले बेटा 33 यानी 33 वर्टिब्रा होते हैं। क्या ज्यादा होता है? C तो बेटा 7 ही होता, T12 भी होता है, L5 भी होता है, बट सेक्रल बोन भी 5 होती है और कॉक्सीजियल बोन 4 होती है। तो 4 यहां और 3 यहां, 7 बढ़ गए, तो आप 26 में 7 ऐड कर दो, 33 वर्टिब्रा हो जाएंगे, ठीक है। बर्थ से पहले ये 5 जो है फ्यूज करके एक बना लेती है, और बर्थ से पहले ये 4 फ्यूज करके एक बना लेती है, ठीक है। तो बच्चे का फीटस का वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला आ जाएगा C7T12L5S5 एंड C5, 33 वर्टिब्रा। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको इसमें ऐड करनी है वो ये है बेटा कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये जो 7 बोन्स हमने लिखी है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल मैमल्स, ऑल मैमल्स। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि भाई मैम कैमल की भी तो बात कर लो, उसकी तो गर्दन इतनी लंबी है, अपनी गर्दन में छोटे छोटे 7 बोन से समझ में आ रहा है, उसकी गर्दन इतनी लंबी तो क्या 7 बोन ही होंगी? बिल्कुल बेटा, उसके अंदर भी 7 ही बोन्स है, बस उसके वर्टिब्रा लंबे लंबे है, उसकी गर्दन में भी 7 ही वर्टिब्रा है, इंक्लूडिंग कैमल। लिख लो, कैमल के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। कैमल के अंदर भी बेटा उसकी गर्दन में भी 7 ही वर्टिब्रा है। सिर्फ 1-2 एक्सेप्शन होते हैं जिसमें मैमल्स में 7 से थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं वर्टिब्रा, वरना मैमल्स में इन जनरल आपको पूछेगा या कैमल का अलग से पूछेगा तो उसके अंदर 7 ही सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, ठीक है। दिस इज अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम। हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, यहाँ पे कर्व्स बने हुए हैं, उसके अलावा आपने और डिटेल में कर लिया, एनसीईआरटी ने उतना नहीं दिखाया कर्व्स को। उसके बाद हमने कर लिया फीटस में कितना होता है। अब आते हैं नेक्स्ट रिब्स पे, ठीक है। अब लास्ट पार्ट बचता है एक्शियल स्केलेटन का, दैट इज रिब्स। रिब्स पे आ जाओ। रिब्स कितनी है बेटा? एक्शियल स्केलेटन का पार्ट है 12 पेयर्स हैं, और अगर टोटल पूछा गया तो हमारे पास 24 रिब्स हैं, ठीक है। रिब्स कहां से कहां जुड़ी हुई है? देखो ऐसे ऐसे चल रही है ना, आगे उनको स्टर्नम मिल रही है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम मिल रही है जुड़ने के लिए, आगे स्टर्नम पीछे वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो देखो रिब्स का अटैचमेंट कैसे है, आगे मतलब वेंट्रली और पीछे मतलब डॉर्सली, तो डॉर्सली लिख लो,
तो बेटा वेंट्रली रिब्स किससे अटैच्ड है, अभी देखते हैं। डॉर्सली किससे अटैच्ड है, वर्टिब्रल कॉलम से। तो डॉर्सली में लिख लो वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है। अब पहला क्वेश्चन तुम मुझे बताओ, वर्टिब्रा तो 26 है और ये तो 12 पेयर्स हैं, आगे स्टर्नम से जुड़ रही है, पीछे जाके वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ रहे हैं। तो ये तो 12 पेयर्स है ना, यानी 12 ही अटैचमेंट चाहिए पीछे। तो कौन से वर्टिब्रा से जुड़ेंगी, कौन से वर्टिब्रा से? गर्दन से जुड़ना स्टार्ट कर देंगी या थोरैसिक में चौथे पांचवें से शुरू करेंगी, कैसा होगा? बहुत सिंपल है इसको याद करना। तुम्हारे पास 12 कौन सी वर्टिब्रा थी, थोरैसिक वर्टिब्रा थी। ठीक गर्दन के बाद जब थोरैसिक वर्टिब्रा शुरू होती है तो 12 थोरैसिक वर्टिब्रा से लाइन से पीछे क्या अटैच होते जाता है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स अटैच होते जाते हैं। मतलब कि अगर ये एक वर्टिब्रा है बेटा, ये एक वर्टिब्रा, मान लो फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा है, मान लो T1 है, ठीक है, T का 1 है, T का 1 है। वैसे टोटल तो शुरू से करोगे तो 8 नंबर आएगा इसका C7 के बाद, पर T का 1 है। अगर T का 1 है तो यहां से रिब्स जोड़ना शुरू किया तुमने, ऐसे रिब्स पीछे से आ रही है, एक इधर से एक इधर से, तो ये हो गया एक पेयर। बेटा रिब्स जब पीछे से जुड़ती है ना तो इसके यहाँ पे 2 सर हैं, 2 सर है, एक रिब के एक हड्डी के 2 सर है, ऐसे, ठीक है। इधर से भी बेटा इस एक हड्डी के 2 सर है, ठीक है, ऐसे। बेटा क्योंकि एक ही हड्डी के ऐसे 2 सर हैं, इसीलिए हम रिब को कहते हैं बाइसेफेलिक। क्या कहते हैं, बाइसेफेलिक। सेफेलिक वर्ड सर के लिए यूज होता है। तो रिब्स का, एक रिब का सर में, एक रिब का पीछे जहां अटैचमेंट वहां पे 2 सर निकले हुए ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए हमने रिब्स को कहा है बाइसेफेलिक होती है ये एनसीईआरटी में दिया है बेटा, ध्यान रखना इसको। रिब्स और बाइसेफेलिक, बाइसेफेलिक का ये मतलब नहीं है कि एक वर्टिब्रा से जाके 2 रिब्स जुड़ रहे हैं, नहीं, जो एक रिब जुड़ रही है उसके 2 सर हैं, इसलिए इसको बाइसेफेलिक कहा गया, ठीक है। ये वाली बात क्लियर। पीछे कौन से वर्टिब्रा से जुड़े, T1 से लेके T12 तक, ठीक है, यानी पीछे तो 12 के 12 जुड़े हैं, आगे का देखते हैं, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई कि रिब्स कैसे होते हैं, बाइसेफेलिक होते हैं। इसको अपन थोड़ा सा साइड कर देते हैं, ये बाइसेफेलिक वाला पार्ट हो गया कि उसका सर कैसा होता है। अब वापस से इस बात पे आ जाओ, अपन रिब्स की बात कर रहे थे, डॉर्सली T1 to T12 पे जुड़ा है। वेंट्रली में थोड़ी सी दिक्कत है, देखो क्या होता है, जो 1 to 7 पेयर्स हैं, 1 to 7 पेयर्स, वो डॉर्सली तो बेटा वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी है, कहां से कहां तक, T1 से T7 तक, और यही जो है आगे आके जुड़ी है स्टर्नम से, स्टर्नम से। तो टोटल तो 7 पेयर्स हो गई, 7 पेयर्स। और कौन कौन से पेयर्स, फर्स्ट से लेके 7th तक, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा है T1 से T7 तक, आगे स्टर्नम से जुड़ा है। अगले पे आओ, 8, 9, 10, जो अगले 3 पेयर्स हैं, कौन से वाले, 8th, 9th एंड 10th। और टोटल पेयर कितने हो गए, 3 पेयर्स। बेटा क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज करके देता है, ध्यान से पढ़ना कि क्या लिखा है। नंबर ऑफ पेयर्स पूछ रहा है कि कौन कौन से रिब्स का पेयर, ये पूछ रहा है। कौन कौन से पूछे तो 8th, 9th, 10th। नंबर ऑफ पेयर्स पूछे तो 3 पेयर्स। ये कहां जुड़े हैं, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम पे, यानी T8 से T10 तक, T8 से T10 तक पीछे कहां से जुड़े, वर्टिब्रल कॉलम से। और आगे बेटा अब इनके लिए स्टर्नम नहीं बचा है, स्टर्नम खत्म हो गई, आगे ये स्टर्नम खत्म हो गई। तो अब जो नेक्स्ट पेयर था वो जाके 7th वाले पेयर में जुड़ गया। मान लो यहां तक ये जो है, ये देखो 8th, 9th, 10th, ये आया बेटा और 7th वाले में जुड़ गया। ये 7th वाला यहाँ पे जुड़ा हुआ था, तो इन्होंने वैसे किया, जो हम पूजा नहीं करते, मम्मी जल चढ़ा रही है तो साथ में उनके हाथ पे हाथ लगा दिया, तो लो हमारी पूजा होगी, बस ऐसा ही है। ये तीनों आए और एक कार्टिलेज के थ्रू 7th वाले से ऐड हो गए बेटा। तो आगे ये किससे जुड़े, स्टर्नम से नहीं, 7th रिब से, 7th पेयर ऑफ रिब से जुड़े हुए। लेकिन जुड़ते टाइम इन्होंने बीच में कार्टिलेज का पैड लगाया है, हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। बेटा ये सब याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइलिन कार्टिलेज लगाया है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो जो 8, 9, 10 पेयर है वो पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा, आगे आया तो स्टर्नम नहीं थी, तो उसने 7th रिब को अटैच किया विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। अब कितना पेयर बचा, 2 पेयर बचा, कौन कौन सा, 9 एंड 10, 9 और 10 वाला पेयर, अरे सॉरी बेटा 11th और 12th, सॉरी
11th और 12th पेयर्स बचे, 11 to 12 पेयर्स, और नंबर ऑफ पेयर्स कितने हुए? दो पेयर्स हुए, ठीक है। ये पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम से ही जुड़े हैं, कौन कौन से? T11 to T12, ठीक है, T11 से T12 तक, T1 से T12 तक कहानी आपकी खत्म हो गई। आगे बेटा नो अटैचमेंट, जुड़े ही नहीं है, आगे से ये जुड़े ही नहीं है किसी से, इन्होंने तो कार्टिलेज के थ्रू किसी और रिब को भी नहीं पकड़ा, हवा में है, ठीक है। क्योंकि बेटा हवा में है इसलिए इनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, आगे से हवा में, पीछे से नहीं, समझे रहना, पीछे से अटैचमेंट है इनके पास, वेंट्रली फ्लोटिंग है ये, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हो तो ध्यान देना, दीज आर वेंट्रली फ्लोटिंग, आगे से फ्लोट कर रहे हैं हवा में, क्योंकि आगे कोई अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो 8, 9, 10 पेयर है वो आगे 7th पेयर से कैसे जुड़ा है? हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू जुड़ा है, ठीक है, 8th, 9th, 10th पेयर। अब नाम रखो, जैसे ये फ्लोटिंग रिब, बेटा इन दोनों को क्या कह सकते हैं? वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब्स कह सकते हो, और ये वर्टिब्रो कॉन्ड्रल हो जाएगा, कॉन्ड्रो वर्ड यूज करते हैं कार्टिलेज के लिए। तो ये जो 3 पेयर्स हैं आगे आके कार्टिलेज के थ्रू 7th पेयर से जुड़ रहे हैं, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। सो ये 7 पेयर कैसे हैं? वर्टिब्रो, पीछे से वर्टिब्रम से जुड़े हैं, वर्टिब्रल कॉलम से स्टर्नल, वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब्स। तो बेटा 7 पेयर्स 1st to 7th आपके पास वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब्स होते हैं। ये हो जाएगा बेटा वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, कॉन्ड्रल रिब्स। कॉन्ड्रो वर्ड आपको पता है किसके लिए यूज करते हैं? कार्टिलेज के लिए, तो हाइलिन कार्टिलेज से जुड़े हैं इसलिए। और ये 2 पेयर्स हो गए बेटा फ्लोटिंग रिब्स। तो एक तो ये 3 नाम याद रखने हैं, नंबर ऑफ पेयर्स याद रखने हैं, कौन कौन से पेयर्स है वो याद रखने हैं, पीछे कहां से जुड़े हैं ये याद रखना है, आगे कहां से जुड़े हैं ये याद रखना है। अगली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, है ना, क्या है कि ये जो 7 पेयर्स हैं ये आगे जब जुड़ते हैं ना तो यहां पे भी ये हाइलिन कार्टिलेज लगा लेते हैं, ये यहां पे भी हाइलिन कार्टिलेज, इन तीनों इन्होंने तो लगाया ये लंबा सा हाइलिन कार्टिलेज का पैड, साथ में ये जब जुड़ रहे थे बेटा तो इन्होंने भी आगे साइड में स्टर्नम से जुड़ने से पहले कार्टिलेज का छोटा छोटा सा टुकड़ा रख लिया है, ठीक है। तो यहां पे भी हाइलिन कार्टिलेज है बेटा, जब ये स्टर्नम से जुड़ रहे थे तो यहां पे भी हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो आप एक ऐसी ही टेबल बनाना जिसमें एक टेबल में आप सब कुछ दिखा दो और वहीं से आपने सीधे याद कर लेना, ठीक है। अब ये फ्लोटिंग रिब्स का काम क्या है? ये जो लास्ट में 2 फ्लोटिंग रिब्स आती है ना बेटा, जो कहीं पे अटैच नहीं, उसके अंदर यहाँ पे ऐसे किडनी रखा होता है, तो ये किडनी को प्रोटेक्शन देती है। इनका फंक्शन क्या हो गया? प्रोटेक्शन टू किडनीज, ये किडनीज को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है अबाउट द रिब्स। डॉर्सल अटैचमेंट, वेंट्रल अरेंजमेंट, कहां कहां पे हाइलिन कार्टिलेज, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज है, उसके अलावा कितने कितने पेयर्स हैं। ये हो गया आपका रिब्स का पार्ट बेटा। अब तुम सोचोगे खत्म हो गया मैम एक्सियल स्केलेटन, तो बिल्कुल हो गया बेटा। एक छोटा सा पार्ट और बता देती हूँ, दैट इज ऑफ रिब केज। देखो रिब्स में और रिब केज में डिफरेंस है। रिब्स तो 12 पेयर्स का, रिब केज बनाना है। रिब केज उस पूरे केज को, उस पूरे पिंजड़े को कहते हैं जिसके अंदर लंग्स रखे हुए हैं। तो जो लंग्स रखे हुए हैं बेटा, उस पिंजड़े को जो आपने रिब केज का, सोचो उसमें सिर्फ रिब्स तो नहीं होंगे ना, आगे स्टर्नम भी है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम भी है और फिर ये रिब्स भी है, और नीचे से क्या है? डायाफ्रागम है। पर डायाफ्रागम कोई हड्डी तो नहीं है, वो तो मस्कुलर स्ट्रक्चर है। कौन सा मसल है उसमें? फ्रेनिक मसल्स कहते हैं उसको। तो अगर हम रिब केज में बोन्स को गिने, बोन्स को, तो वो मस्कुलर स्ट्रक्चर को तो काउंट नहीं करोगे क्योंकि वो मसल है, वो रिब केज बना रहा है। पर अगर रिब केज की हड्डियां पूछे तो हड्डियों में देखो क्या क्या आएगा, हड्डियों में क्या क्या आएगा? डॉर्सली क्या आएगा बेटा? वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रली क्या आएगा? स्टर्नम, आगे जो स्टर्नम है, और बेटा साइड्स में क्या आएगा? इस केज के रिब्स आएंगे, है ना। तो रिब्स कितनी है अपने पास? 12 पेयर्स, यानी टोटल 24 हड्डियां। स्टर्नम कितनी है? 1। लेकिन बेटा क्या ये जो केज बना है ये नीचे तक, लास्ट तक थोड़े कवर करेंगे, ये सिर्फ जहां तक केज है वहां तक कवर करेंगे। और इस वर्टिब्रल कॉलम की 26 हड्डियों में से सिर्फ 12 हड्डियां इस रिब केज में कंट्रीब्यूट करती हैं। इस 26 हड्डियों में से 12 हड्डियां कंट्रीब्यूट करती हैं। अगेन इसको याद करना बहुत इजी है, रिब्स जहां जहां से जुड़ रही है वहीं तो रिब केज का पार्ट आएगा, यानी कौन सी? T1 to T
T12, ठीक है, थोरासिक वाली 12, ठीक। अब टोटल गिनो कितना हुआ, 12 प्लस 24 प्लस 1, ठीक है, तो हो गया 37 बोन्स, 37 बोन्स। तो रिब केज में बेटा 37 बोन्स होती है। रिब्स में 24 हड्डियां यानी 12 पेयर्स, रिब केज में 37 हड्डियां, वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डियां, वर्टिब्रल कॉलम ऑफ फीटस में 33 हड्डियां, और वर्टिब्रल कॉलम का T1 टू T12 यानी थोरासिक वाले की जो 12 हड्डियां हैं वो रिब केज में काउंट होंगी, और यही 12 हड्डियां हैं जिसपे रिब्स की अटैचमेंट पीछे से जाके हो रही है, और जहां पे हो रही है वहां पे दो सर है, इसलिए बाइसेफेलिक रिब्स कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सियल स्केलेटन राइट नाउ। तो अभी एट ए स्ट्रेच मुझे लगता है आपके थोड़ा ज्यादा हो गया है, इतना लिख के बेटा अच्छे से याद कर लीजिए, 2-3 बार सुनिएगा या उसको कॉपी पे लिख लिख के याद करिएगा। एक हैबिट बना लीजिए कि आपको लिख के ही चीजों को याद करना है, जिससे आपने जो याद किया वो भूलने की चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है। तो लिख के याद करिए, इतना ग्रैब करिए। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर देंगे विद द अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड जॉइंट्स का पार्ट, और उसके बाद अपने ने डिसऑर्डर्स करना है, ठीक है। टिल देन एवरीवन, take care, stay safe, see you all very soon, bye bye।